ख्वाब यूं भी पूरे होते हैं, ये मुझे आज पता चला था जब मैंने अपने सामने शान से खड़ी इस इमारत की तरफ देखा था, जिस इमारत में आज मैं एक अफीसर के ग्रुप में दाखिल होने वाली थी। हर बढ़ते कदम के साथ मेरे जज्बात भी बदलते जा रहे थे। आंखों में आंसू थे, दिल में उमंगें और ख्वाहिशात थी, मगर मेरे लबों पर जामिद खामोशी थी। मैं चाह कर भी खुश नहीं हो पा रही थी। आज तो मेरी जीत का पहला दिन था। आज मैं अपने मकसद के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। बस बहुत जल्द मैं उन लोगों तक पहुंचूंगी जिन्होंने मुझसे मेरी ज़िंदगी के मकसद को छीना, मगर मैंने मोहब्बत को दूर किया। मैंने अपने आंसू पूछ कर एक अज़म से फ़ैसला किया था। मेरा इस्तकबाल बहुत अच्छे से किया गया। मैंने एक नज़र वहाँ मौजूद स्टाफ पर डाली और इन सब से तारुफ हासिल किया, और फिर इन सब को काम पर लग जाने का हुक्म दे दिया। मैं खुद भी वक्त ज़ाय करने की कायल नहीं थी। मेरी ज़िंदगी में जो 4 साल गुजरे थे, उन्होंने मुझे खूब सिखाया था कि अगर मुझे ज़िंदगी में कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, तो मुझे वक्त को अपनी मुट्ठी में कैद करके रखना होगा। अगर इस वक्त की कदर नहीं की तो सब कुछ मेरे हाथ से रेत की मानद फिसल जाएगा। मैंने इंस्पेक्टर से उस केस की फ़ाइल मंगवाई, वो फ़ाइल जो 4 साल पहले बंद कर दी गई थी। मैं इस पुलिस स्टेशन में उस दिन कितना रोई थी, कितना गिड़गिड़ाई थी, कितना तड़पी थी। उस वक्त इस कुर्सी पर मेरी जगह एक कड़ियल शक्ल वाला आदमी बैठा हुआ था, जिसने मेरी किसी बात को भी काबिल गौर नहीं समझा था, बल्कि नाक पर से मक्खी उड़ा दी थी। अरे बीबी, क्या सबूत है आपके पास कि आपके शौहर का कत्ल हो गया है? वो एक गरीब आदमी जो सब्जी की रेहड़ी लगाता है, भला उसका कत्ल करके किसी को क्या फ़ायदा होगा? और फिर कातिल ने लाश कहाँ फेंकी? क्या उसे ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया? वो मेरी तरफ देखते हुए तमस्खराना अंदाज में बोला था, और एक बार फिर से मैं फूट फूट के रो पड़ी थी। मैं उसे बार बार एफआईआर दर्ज करने का बोल रही थी। मेरे इसरार पर एफआईआर दर्ज कर दी गई थी, मगर मुझे पूरा यकीन था कि किसी ने भी इस केस पर तफ्तीश नहीं की होगी। भले एक गरीब सब्जी फिरोश के कत्ल के मुकदमे में आखिर पुलिस को क्या हासिल होता? और आज मैं उसी कमरे में थी, उसी कुर्सी पर थी, जिसके पास इख्तियार था। आज मैं जो चाहे कर सकती थी। आज इख्तियार और फैसला मेरे हाथ में था। फाइल मेरे सामने आ गई थी, और वो दरख्वास्त देखकर मेरी आंखों के सामने आंसू आ गया। मैंने बमुश्किल अपने जज्बात पर काबू पाया था। इंस्पेक्टर साहब, आज से 4 साल पहले ये केस आपके पास आया था, मगर किसी ने भी इस पर तफ्तीश करने की जहमत गवारा नहीं की। मगर अब ये केस दोबारा से रीओपन होगा, और इस पर दोबारा से तफ्तीश शुरू होगी। मैंने इंस्पेक्टर को अपने शौहर का आईडी कार्ड, घर का एड्रेस, सब कुछ बताया था। इनसे जो मालूमात निकल सकती हैं आप मुझे बताएं, और ये काम जितना जल्दी हो सके इतना ही अच्छा है। और ये नंबर, जिस नंबर से मुझे आखिरी कॉल आई थी, ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, और ये लोकेशन कहाँ पर आई है, मुझे सब कुछ अभी और इसी वक्त जानना है। इंस्पेक्टर मेरी बात सुनकर वो सारी मालूमात लेकर चला गया था, और फिर शाम से पहले पहले इंस्पेक्टर मेरे पास वापस आ गया। मैं बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रही थी। इसी दौरान मैंने और बहुत सारे केस निपटाए थे, बहुत सारे लोगों की फरियादें सुनी थी, मगर मेरा जहन मुसलसल इंस्पेक्टर में उलझा हुआ था। न जाने वो मेरे लिए क्या खबर लाता है। मैं दिल में दुआ करी थी कि मुझे उन कातलों का सुराग मिल जाए, और उन्हें फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। इंस्पेक्टर, क्या खबर लाया आप? मैम, ये आईडी कार्ड नादरा में रजिस्टर्ड नहीं है। ये आईडी कार्ड जेली है, और ये नंबर, ये भी किसी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, और ये किसी के इस्तेमाल में भी नहीं है। इस नंबर को सिर्फ़ एक ही बार इस्तेमाल किया गया, और इस नंबर से सिर्फ़ एक ही नंबर पे कॉल की गई, और वो नंबर आपका है। मैं तो हक्का-बक्का रह गई थी। क्या बात कर रहे हैं आप? ये मेरे शौहर का आईडी कार्ड है, और आप कह रहे हैं कि ये नादरा में रजिस्टर्ड ही नहीं है। इंस्पेक्टर गला खंगाल कर कहने लगा, मैम, मुझे लगता है कि आपके शौहर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस थे, या फिर गैर कानूनी तौर पर इस मुल्क में आए हुए थे। तभी तो उस वक्त उनकी मौजूदगी कहीं भी शवाहिद नहीं मिले, कहीं किसी रिकॉर्ड में उनका नाम नहीं है। मैंने गौर से अपने शौहर की तस्वीर को देखा था। ये इंसान जिसके साथ मैंने 2 साल गुजारे थे, ये कोई वहम नहीं था, बल्कि ये हकीकत में मुजस्सम था। मेरे साथ उस इंसान ने मोहब्बत भरे 2 साल गुजारे थे। मुझे इतनी मोहब्बत और इज़्ज़त दी थी, जिसके लिए हमेशा मैं तरसती रही थी। वो तो बहुत ईमानदार था, बहुत मोहब्बत करने वाला, बहुत मेहरबान। वो किसी गैर कानूनी काम में कैसे मुलविस हो सकता था? वो कोई गलत काम कैसे कर सकता था? उसका कत्ल, वो भी तो एक मुअम्मा था। किसने कत्ल किया मेरे शौहर का, और फिर उसकी लाश के साथ क्या किया? इतना तो मैं जानती थी कि मेरा शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहा। अगर वो दुनिया में होता तो वो ज़रूर मेरे पास आता। वो भला अपनी बीवी को, अपनी मोहब्बत को कैसे अकेला छोड़ सकता था? मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं सारी मालूमात निकलवा सकूं, मगर इंस्पेक्टर की बात सही थी। ना तो मुझे इस आईडी कार्ड के बारे में कोई मालूमात मिली, और ना ही इस नंबर के बारे में। मैंने अपने शौहर की तस्वीर भी खुफिया एजेंसियों में भेजी, मगर वहाँ से भी मुझे कोई शवाहिद नहीं मिले। मैं तो थक हार कर बैठ गई, ये सोचने पर मजबूर हो गई
कि आखिर मेरा शौहर कौन था, कैसे अचानक से किसी सुनहरी ख्वाब की तरह मेरी ज़िंदगी में आया था, किसी बादे सबा की तरह उसने मेरी ज़िंदगी को आबाद किया था और फिर कैसे खुद ब खुद ही मेरी ज़िंदगी से निकल कर चला गया। मुझे खुफिया केस के सिलसिले में दूसरे शहर जाना था। उस वक्त मैं ट्रेन में यूनिफॉर्म तब्दील करके अपने स्टाफ के साथ मौजूद थी। ट्रेन का ये सफ़र मुझे पिछले सफ़र की याद दिला गया था, वो सफ़र जो बहुत तल्ख था। एक बार फिर से ना चाहते हुए भी मैं अपने माजी में खो गई थी। मैं कौन थी? एक मामूली सी लड़की थी, एक डरी सहमी सी गरीब सी लड़की जिसका अब्बू उसके बचपन में ही इंतकाल हो गया था, जिसकी माँ अपने मैके में रहती थी, सारा दिन घर के काम काज करती, बेटी को भी अपने साथ घर के कामों में लगाए रखती थी। मुझे माँ ने सरकारी स्कूल में भेजा था क्योंकि वहाँ तालीम के अखराजात ना होने के बराबर थे, मगर फिर भी मामू और ममानियों के मुंह सीधे नहीं होते थे। हर वक्त वो महंगाई का और हमारे खर्चों का ही रोना रोती रहती थी। अम्मा का बस नहीं चलता था कि उनके पाँव के नीचे अपनी हथेली रख दे, मगर फिर भी कोई उनसे सीधे मुंह बात नहीं करता था। और फिर एक दिन अम्मा भी मुझे छोड़कर चली गईं। तब मुझे पता चला कि तपती धूप में अकेले रहना कैसा होता है। माँ के बगैर तो ज़िंदगी मेरे लिए किसी वीरान खंडर जैसी थी। उन दिनों मेरे मैट्रिक के पेपर्स हो चुके थे। मैं घर में ही होती थी। मोमानियों ने तो मुझे गोया मुफ्त की नौकरानी ही बना लिया था। सारा सारा दिन मैं घर के काम काज करती रहती। रात गए तक अपने कमरे में जाने की इजाज़त मिलती, जो एक छोटा सा स्टोर नुमा कमरा था। इसमें कोई खिड़की नहीं थी, बस एक दरवाज़ा था। अगर दरवाजे को बंद करती तो कमरे में घुटन फैल जाती। एक पुराना सा पंखा था जिसकी हवा नाकाफ़ी थी। इस कमरे में पूरी रात मेरी सोते जागती हुई कैफियत में गुजर जाती। मेरी आंखों में आंसू झिलमिल करते रहते। मैं रोते हुए सोचती रहती कि क्या सारी ज़िंदगी इसी तरह से गुजारूंगी? आखिर इस कैद खाने से मुझे निजात कब मिलेगी? मेरा जब मैट्रिक का रिज़ल्ट आया तो मैंने बहुत अच्छे नंबरों से मैट्रिक क्लियर किया था। ज़िंदगी में पहली बार मैं अपने मामू के सामने आकर खड़ी हुई थी कि मुझे आगे पढ़ना है, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब मैंने भी ज़िद बांध ली कि पढ़ाई करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे ट्यूशन पढ़ाना पड़े, लोगों के घरों में काम करना पड़े, मगर पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। जब घर वालों ने मेरी हद दर्जा गर्मी और ज़िद देखी तो मुझ पर दबाव डालने लगे, कहने लगे कि हम तुम्हें अब यहाँ पर नहीं रख सकते, तुम्हारे अखराजात बर्दाश्त करना अब मुश्किल हो गया। हम तुम्हारे ददे हाल वालों को फ़ोन करते हैं, वही तुम्हें यहाँ से लेकर जाएंगे। मगर मेरे ददे हाल वालों ने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। मजबूरन ननिहाल वालों को मुझे अपने घर में पनाह देनी पड़ी। मैंने एक घर में काम करना शुरू कर दिया था। सुबह कॉलेज आती और वापस आने के बाद मैं स्कूटी में काम करने के लिए जाती थी। सब लोगों को मेरा ये काम करना खिलता था। मैंने मैट्रिक के बाद बीएस में एडमिशन ले लिया था। अब बीएस का मेरा आखिरी सेमेस्टर था। वो मानिया तो मुझसे अब बहुत चिढ़ती थी क्योंकि अब उन्हें घर के सारे काम काज करने पड़ते थे, जिसकी वजह से वो मुझ पर बहुत गुस्सा करती, नफरत का इजहार करती। एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं कोठी में काम करने के लिए गई तो मालकन घर पर नहीं थी। उनके घर में उनके बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी रखी हुई थी। मैं इस बात से लाइलम थी। मुझे देखकर उनके दिल में बुरा ख्याल पैदा हो गया। वो मेरे साथ गलत ख्वाहिश पूरी करना चाहते थे। मैंने जल्दी से कमरे में पनाह ले ली, कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और अल्लाह ताला से रो रो कर अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की दुआ मांगती रही। वो सभी कमरे से बाहर थे। उन्होंने मुझे धमकियाँ दी, हर तरह से खौफजदा किया, मगर मैंने उनकी बात मानकर दरवाज़ा नहीं खोला। पूरी रात इसी तरह से बीत गई थी। थक हार कर वो लड़के वहाँ से चले गए। सुबह के करीब मैंने दरवाज़ा खोला। जब मैं घर आई तो घर में गोया क़यामत बर्पा हुई थी। मोहल्ले के सभी लोग जमा थे और मेरे किरदार पर उंगलियां उठा रहे थे। जब मुझे मामू ने देखा तो उन्होंने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। जिसके साथ पूरी रात मुंह काला करती रही हो, अब तुम वहीं पे चली जाओ, अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, मगर मामू ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने मुझे पनाह देने से इनकार कर दिया था। मैं रोते हुए घर से बाहर आ गई। मेरे हाथ में चंद पैसों के सिक्के थे। मेरे कपड़े जगह जगह से फट चुके थे। मेरी किताबें और ज़रूरत का सारा सामान घर में था। मैं रोते रोते सड़क पर बैठ गई। जब एक सब्ज़ी वाला मेरे पास आया, उसकी मेहरबान आवाज़ पर मैंने सर उठाकर देखा। वो एक नौजवान लड़का था जिसके आधे चेहरे पर मास्क था। उसने मुझसे मेरे रोने की वजह पूछी। मैंने सारी बात उसे बताई तो सुनकर वो भी दंग रह गया। फिर मुझे कहने लगा, मेरे साथ मेरे घर पे चलो। मेरे पास उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं उसके साथ चल पड़ी। दिल में डर भी था कि कहीं वो भी मुझ पर अपनी नीयत ख़राब ना कर ले, मगर जब घर लाने के बाद उसने मेरे साथ सादगी से निकाह कर लिया, मुझे अपनी बीवी का दर्जा दिया, तो मैं उसकी ममनून हो गई। मैं जब भी उससे उसके बारे में पूछती तो वो मुझे सरसी से अंदाज में जवाब देकर मुझे टाल दिया करता था। फ़ाहद ने हमेशा मेरी हिम्मत बंधाई थी। उसने मेरा आगे दाखिला भी करवाया और मुझे कहीं पर भी काम करने से मना कर दिया। जब मैं फ़ाहद से कहती कि पढ़ाई का खर्चा कैसे पूरा होगा, तब वो कहता कि मैं हूं ना, मैं किस लिए कमाता हूँ, तुम्हारे लिए।
फ़ाद एक छोटे से किराए के घर में रहता था। मैं उसके घर को अपना समझकर सजाती संवारती रहती थी। अक्सर मैं उससे मान से पूछती कि हमारा अपना घर कब बनेगा, तब वो मुझे हंसकर टाल देता, जल्दी बन जाएगा। उसने मुझे कभी अपने माँ बाप बहन भाइयों के बारे में नहीं बताया था। हमेशा यही कहता कि मैं दुनिया में अकेला हूँ, कोई भी नहीं है। मुझे भी ज़्यादा खोजने की आदत नहीं थी। जब वो मुझे खुद बताना नहीं चाहता था, तब मैं क्यों उसे ज़बरदस्ती पूछती। 2 साल कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। फादर सर कहता था कि मैं चाहता हूँ तुम पढ़ लिख कर किसी काबिल बनो, तुम दूसरों की मुताजी से दूर हो जाओ, कभी तुम्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इतनी मजबूत बन जाओ कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है तुम उन सब से अपना इंतकाम ले सको। और मैं ये सिर्फ सोचती ही रह जाती थी कि मैं इतनी बहादुर कैसे बन सकती हूँ। हमारी शादी को 2 साल का अरसा बीत गया था। उस रात फहद बहुत देर तक घर से बाहर रहा। मैं उसका इंतज़ार करती, दिल में परेशान भी होती कि फहद पहले तो इतना वक्त कभी घर से बाहर नहीं रहा, तो फिर आज ऐसा क्या हुआ है जो अभी तक वो घर नहीं आया। तभी मेरे नंबर पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। कॉल उठाई तो मुझे अजनबी आवाज़ आई जिसने मेरी दुनिया को तहबाला कर दिया। इस अजनबी आवाज़ से मुझे कहा कि फहद का कत्ल कर दिया गया, वो मर चुका है। कितनी देर तक तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि जो कुछ मैंने सुना है वो सच है। मैं धाड़े मार मार कर रो रही थी, यकीन करने पर तैयार ही नहीं थी कि मेरा फ़हाद मुझसे दूर हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। कितने दिन तक मैं इंतज़ार करती रही, मगर फ़हाद दोबारा कभी घर नहीं आया। न उसने मुझसे किसी किस्म का रब्ता करने की कोशिश की। एक दिन मैं रोते हुए अपने कमरे में बैठी हुई थी, जब मैंने फ़हाद की साइड वाला तकिया उठाकर अपने सीने से लगा लिया। कितने दिनों से न मैंने घर की सफाइयाँ की थी, न मुझे अपना ख्याल था। तब तकिया उठाकर देखा तो नीचे बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे। एक खाकी लिफाफा भी था। मैंने हैरत से लिफाफा खोल कर देखा तो इसमें लाखों की रकम मौजूद थी। मेरा मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। इतने पैसे यहाँ पर कैसे आ गए? क्या ये फाद के पैसे थे? उसने मुझे इस तरह से यहाँ पर क्यों रखे और मुझे इन पैसों के बारे में क्यों नहीं बताया? मैंने वो सभी पैसे अलमारी में दोबारा रख दिए। मैं पुलिस स्टेशन में आ गई ताकि अपने शौहर की गुमशुदगी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करूं। इस कॉल के बारे में भी पुलिस को बताया, मगर कोई मेरी बात को संजीदगी से नहीं ले रहा था। कितने दिन तक मेरी किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं रोते रोते रिठाल हो गई। तब मुझे फाद की बात याद आई कि उसने मुझे कहा था वो मुझे बहुत बहादुर देखना चाहता है, बहुत मजबूत। मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं फाद के कातलों से इंतकाम भी ले लूं और अपनी ज़िंदगी इस तरह से गुजार दूं कि कोई भी मुझ पर उंगली उठाने की जरूरत ना कर सके। इन्हीं दिनों मुझ पर यह इंकशाफ भी हुआ था कि फाद ने मालिक मकान को अगले 2 साल का किराया अदा कर दिया था। जब ये बात मुझे मालिक मकान ने बताई तो मैं सोचों के भंवर में उलझी रह गई। क्या फ़हाद को पता था कि वो गायब हो जाएगा और फिर मेरे लिए मसला बन जाएगा? और जो इतने ढेर सारे पैसे मुझे तकिए के नीचे से मिले थे, क्या वो फ़हाद ने जानबूझकर इन्हें रखे थे? इसके पास इतने पैसे भला कैसे आए? बस जितना मैं सोची जा रही थी, इतना उलझी जा रही थी, मगर मेरे पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। मैंने फिर सीएसएस की तैयारी शुरू कर दी। मेरा ख्वाब था कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं और इन सब सवालों के जवाब तलाश कर जो मेरे लिए मुअम्मा बन चुके हैं। मैं फिर अपने इस मकसद में कामयाब हो गई थी। मेरी मेहनत रंग ले आई थी। मैं डीएसपी भर्ती हो गई थी। सबसे पहला काम मैंने यही किया कि फ़ाद के कातलों तक पहुंचकर उन सब से इंतकाम ले सकूं। मगर मेरे लिए तो फ़ाद की ज़ात ही गोया ख्वाब बन चुकी थी, एक ऐसी उलझन बन चुकी थी जिसको शायद मैं कभी सुलझा ना सकती। मैं अपनी सोचों में गुम थी जब एक मानूस सी आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मेरी एकदम से होश की दुनिया में वापसी हुई। मैडम, चाय पियेंगी आप? ये तर्ज़ मुखातबत तो फ़ाद का था। हमेशा वो मुझे इसी तरह से मुखातिब करता था। फ़ाद का मामूल था कि वो रोज़ाना रात को चाय पीने का और मेरे लिए भी वो चाय बना कर लाता, तो मुझे इस तरह मुखातिब करता था। मैंने हैरत से सर उठाकर देखा तो सामने चाय वाला था, जो हूबहू फ़हाद की ही कापी था। बिल्कुल वही मुस्कुराहट, वही आंखें, वही देखने का अंदाज, मगर उसका हुलिया अलग था, मुनफरिद। मैं कितनी देर तक हैरत से देखती रही। फिर मेरे मुंह से सरसराती आवाज़ निकली, फ़हाद। तब उसने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। अब मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि वो मेरा शौहर ही था, मेरा फ़हाद जो 4 साल तक मुझसे दूर रहा। इससे मैं मुर्दा समझती रही, मगर वो ज़िंदा था और अब बिल आखिर वो मेरे पास आ गया था। फ़ाद, तुम कहाँ चले गए थे? और इस आदमी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो मेरे करीब आकर कहने लगा, अब ये वक्त बातों के लिए मुनासिब नहीं है। अभी हम लोग इस मिशन पर हैं, इस पर अपना ध्यान दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हें सारे सवालों के जवाब भी दूंगा और फिर हमेशा एक साथ रहेंगे। मगर अभी मैं ड्यूटी पर हूँ, अभी मैं इससे ज़्यादा तुम्हें बता नहीं सकता। उसने मुझे चाय दी। अब तो मेरा दिल जैसे पुरसुकून हो गया था। अपने महबूब को अपनी आंखों के सामने देखकर मेरे दिल में जैसे ठंडक सी उतर आई थी और फिर मैंने सारा ध्यान अपने मिशन पर लगा दिया।
हम यहाँ पर कुछ लोगों का सुराग लेने के लिए आए हुए थे जो कितने सालों से रोपोश थे, लड़कियों की स्मगलिंग कर रहे थे। हमने खामोशी से उनका सारा रिकॉर्ड इकट्ठा किया, उनके ठिकानों पर छापे मारे और बिल आखिर उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। और फिर जिस दिन मैं वापस अपने बंगले में आई तो अभी मैं अपने बिस्तर पर आकर लेटी ही थी जब मुझे गार्ड ने फात के बारे में खबर दी। मैं जल्दी से दीवाना वार भागती हुई बाहर आई। फात सामने ही खड़ा था। मैंने उससे खुद को लिपटा लिया। आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? एक बार भी आपने मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी, मुझ पर क्या गुजरेगी? आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैं रोते हुए शिकवा कर रही थी जबकि वो मेरा सर थपकते हुए मुझे खुद के साथ लगाए हुए तसल्ली दे रहा था। ये सब हम दोनों के लिए ज़रूरी था। जो मैंने किया वो मेरी जॉब का हिस्सा था। जॉब का हिस्सा? मैंने ऐसे सर उठाकर उसे देखा। मगर आप तो एक सब्ज़ी फ़रोश थे, और ये सब करने को आपको किसने कहा? वो ज़ोर से हंस पड़ा था। अभी तक तुम समझी नहीं हो, मैं एक सब्ज़ी फ़रोश नहीं हूँ बल्कि एक सीक्रेट एजेंट हूँ। खुफिया एजेंसी के लिए काम करता हूँ। सब्ज़ी फ़रोश का भी मैंने हुलिया अपनाया था क्योंकि मुझे कुछ लोगों को पकड़ना था, और फिर अचानक से मुझे गायब होना पड़ा क्योंकि वो लोग मुझे पहचान चुके थे। अगर वो लोग मुझ तक पहुँच जाते तो वो तुम्हें भी नुकसान पहुँचा देते। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाता। यही वजह थी कि मैं अंडरग्राउंड हो गया था, सबकी नज़रों से छुप गया था। मेरे करीबी दोस्त, मेरे जानने वाले, सभी लोग मेरे लिए परेशान थे। सभी लोगों के लिए मैं एक मौमा बन गया था। तुम्हारी तरह मेरे माँ बाप, बहन भाई भी नहीं जानते थे कि मैं कहाँ पर हूँ। आपके माँ बाप? लेकिन आपने तो कहा था कि आप इस दुनिया में अकेले हैं। मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैंने तुमसे अपना आप छुपाया था, और क्यों छुपाया था इस बात का मैं जवाब तुम्हें दे चुका हूँ। मेरी पूरी फैमिली है, मेरे माँ बाप, बहन भाई। मैं उन सबसे मिलने के बाद अब तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। उन्हें मैंने बता दिया है कि मैं शादी कर चुका हूँ। अब मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूँ, अपने घर वालों से मिलवाने के लिए। बिलाखिर मेरी ज़िंदगी में अंधेरों का जैसे खात्मा हो गया था। मेरी ज़िंदगी के दरवाजे पर जैसे खुशियों ने दस्तक दे दी थी। आज इतने सालों के बाद मैं खुलकर हंस पड़ी थी। फ़ाद के संग चलते हुए मैं उसके घर आई तो उसके घर वालों ने मुझे बहुत मान, प्यार और इज़्ज़त दी थी। मुझे बहुत मोहब्बत दी, इतनी कि मैं खुद पर फ़ख्र करने लगी थी। अब मुझे इस बात पर यकीन हो गया था कि अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों पर उनकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। मैंने ज़िंदगी में जितने भी गम देखे थे उन सब का अज़ाला हो गया था। वक्त जैसे पर लगा कर उड़ने लगा था। एक दिन मुझे ये खबर मिली कि मेरा मामूज़ाद एक मुकदमे में जेल में फंसा हुआ है। जब मैंने अपने तौर पर तफ्तीश की तो पता चला कि उस पर झूठा केस बनाया गया है। ये काम उसने नहीं, बल्कि एक असर वसूख रखने वाले शख्स ने किया था, और इल्ज़ाम मेरे मामूज़ात पर डाल दिया। मैंने उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे किए, उसकी बेगुनाही को साबित किया, और फिर जब उसे जेल से बाहर निकाला तो तब मेरे सभी ननिहाल वालों ने जब मुझे इस रूप में देखा तो सभी हैरान रह गए। फिर सभी मुझसे हाथ जोड़कर अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। मैंने भी मुस्कुरा कर उन सबको माफ़ कर दिया, मगर फिर दोबारा कभी भी उनकी दहलीज पर कदम नहीं रखा, क्योंकि जिस दहलीज से मुझे धक्के देकर निकाला गया था उन लोगों से ताल्लुक़ रखना मेरी अना को गवारा नहीं था। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।